Hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. My name is Sandhar Sharma. I am an intern at Solonopathic Medical College. It's been a long time talking to you guys और आज हम थर्ड ईयर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसमें मुझे काफ़ी मुश्किल हुई व्हेन आई वाज स्टडिंग और मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता था कि हाउ टू डू दोज टॉपिक्स, क्या स्ट्रेटजी रहेगी इसकी, कैसे हम इसे पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. So guys, I am gonna talk about the homeopathic therapeutics of third year because fourth year में आपको आइडिया हो जाता है जब आप थर्ड ईयर से जाते हो आगे, तो फोर्थ ईयर में आइडिया लग जाता है हाउ टू स्टडी थेरेप्स. पर थर्ड ईयर में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द करेक्ट वे टू स्टडी थेरेपेटिक्स और होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स कैसे पढ़ाई की जाए उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगी. और सबसे पहली चीज़ है रीड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. इससे क्या होगा कि आपको जब आप नोट डाउन करोगे, रीड करने से भी ज़्यादा आई रिकमेंड प्लीज़ नोट डाउन ऑल दोज थेरेपेटिक्स अंडर द स्पेसिफिक हेड्स. जैसे अल्सर के लिए नाइट्रिक एसिड है, मर्करी है, जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं. तो इससे ये होगा कि अगर तो डायरेक्ट मेडिसिन आ जाती है, नाइट्रिक एसिड आ जाती है अल्सर के लिए, तो वो भी तैयारी हो जाएगी आपकी. और अगर पूछा जाए कि अल्सर की मेडिसिन बताओ, तो उसमें भी आप नाइट्रिक एसिड और मर्करी लिख सकते हैं. और नेक्स्ट इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके माइंड में जब आप लिखोगे तो आपके दिमाग में फिर आसानी से वो चीज़ें रह जाएगी कि अल्सर के लिए ये मेडिसिन है. स्पेसिफिकली सर्जरी की बात कर रही हूँ अभी मैं, गायनी में, क्योंकि वही 10-15 गिनी चुनी मेडिसिन है. अगर आपको कुछ भी पूछा जाता है कि इस स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए मेडिसिन बताओ, तो आप अपनी मर्जी से उन 10-15 में से लिख सकते हैं. हाँ, वो अलग चीज़ है कि अगर आपको स्पेसिफिक मेडिसिन से पूछ लिया जाए कि ये मेडिसिन का ये चीज़ एक्सप्लेन करो, तो उसके लिए मैं फ़र्दर आपसे बात करूँगी अभी कि आपको उसके लिए क्या करना है. तो सबसे पहला चीज़, नोट डाउन ऑल द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स. एक छोटी सी कॉपी लगा लो 10-20 रुपए की, और उसमें सब कुछ अंडर स्पेसिफिक हेड्स लिख लो कि इस हेडिंग के नीचे ये मेडिसिन पहले आ चुकी है, इस टॉपिक के साथ ये मेडिसिन जुड़ी है. तो ये आप फिर फ्यूचर में जब वो टॉपिक पढ़ोगे तो उसके साथ आप कोरिलेट करके यू कैन स्टडी दोज मेडिसिन. नेक्स्ट इज़ कि आपका मटेरियल अच्छा होना चाहिए. स्पेसिफिकली थर्ड ईयर की मेडिसिन जो बनी है, वो जिसने भी सिलेबस डिज़ाइन किया, थर्ड ईयर बना ही ऐसा है कि थर्ड ईयर की मैक्सिमम मेडिसिन थेरेपेटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एसिटिक एसिड की ड्रॉप्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लैकेसिस की फीमेल इंपॉर्टेंट है, हेमरेज इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरस का हेमरेज इंपॉर्टेंट है, मिलीफोलियम, हेममेलिस है. थर्ड ईयर की मेडिसिन ही ऐसी डिज़ाइंड है और ऐसी डाली गई है कि जब वो मेडिसिन आप पढ़ोगे तो आप थेरेप्स भी साथ में कवर अप कर दोगे आसानी से. तो आप अपना सर्जरी पढ़ चुके हो, गायनी पढ़ चुके हो या शुरू कर रहे हो, तो जब आप साथ में मटीरियल पढ़ोगे तो आप उस जो एसिटिक एसिड है उसमें आपने क्या क्या पढ़ा है वो नोट डाउन कर लो. कौन कौन सी डिजीज़ के लिए दी जाती है. नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन है, राइडिंग इन अ कैरेज एम्युलरेशन है. तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी जब आप बार बार पढ़ोगे. तो नाइट्रिक एसिड अल्सर्स के लिए दी जाती है, स्किन के लिए है. पेट्रोलियम ग्रेफाइटिस और स्किन के लिए है, ये सेकेंड ईयर की मेडिसिन है. तो एगेरिकस है अपना चिलब्लेन्स के लिए. थर्ड ईयर की मेडिसिन ही ऐसी डिज़ाइन की गई है. अगर आपको थर्ड ईयर का मटीरियल मेडिका आता है, यू कैन स्कोर रियली वेल इन थर्ड ईयर, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 पेपर आपके मटीरियल के हैं. क्योंकि आधा, 2 भी नहीं कहूँगी मैं, ऑलमोस्ट 3 पेपर आपके मटीरियल के हैं. क्योंकि गायनी में आधा मटीरियल आ रहा है, ऑब्स में आधा मटीरियल आ रहा है, दोनों सर्जरी में आधा मटीरियल है. ऑलमोस्ट 3 पेपर मटीरियल मेडिका के हैं आपको अगर देखा जाए तो आप जितना ही वेटेज अपने इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं, उतना ही वेटेज आपने होम्योपैथिक मेडिसिन को देना है. क्योंकि सेकेंड ईयर में आपकी पॉलीक्रेसी ज़्यादा जो कवर कर रही थी. पॉलीक्रेस्ट का ऐसा है कि वो बहुत सारे एरिया कवर करती है, तो आप कहीं भी उनको लिख सकते हो. अब आप पल्सटेला के आपको डिस्चार्जेस पता है तो आप उनको लिख सकते हो आसानी से किसी भी डिजीज़ में जिसमें डिस्चार्जेस है. ठीक है. और सिलीशिया का मेनियाज पता है आपको, और सिलीशिया के पेन्स अगर पता है आपको, तो आप लिख सकते हो. सेकेंड ईयर का ऐसा है, सेकेंड ईयर में आपको पता होना चाहिए एगेरिकस मस्क. थर्ड ईयर का ऐसा है कि थर्ड ईयर में पता होना चाहिए डिजिटेलिस हार्ट कंप्लेंट्स के लिए दी जाती है. अपना कार्बो एनिमेलिस, कार्बो वेजी की किन चीज़ों के लिए दी जाती है. अबडोमेन के लिए लाइको, चाइना, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों का. जैसे कि कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है जो आपके सिलेबस में नहीं है. एस्क्यूलस हिप आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत बार पूछी जाती है पाइल्स के लिए.
तो वो आपको कहाँ से आइडिया लगेगा? वो आपको आइडिया लगेगा जब आप क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे, उसमें बहुत फ्रीक्वेंटली आपको एस्किलस हिप मिल जाएगी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि एस्किलस हिप का पाइल्स इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना एलन की नोट या आप बोरिक अपना खोल के देखो, उसमें देखो कि एस्किलस हिप का लंबोसैक्रल बैकएक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंडीशन के साथ उसको लंबोसैक्रल बैकएक होता है, ठीक है। तो आपका मटेरिया पक्का होना चाहिए, आपने क्वेश्चन पेपर्स भी नोट डाउन कर लिए। अब मेन खेल आता है लिखने का। आप जितना मर्जी याद कर लो, आपको जब स्पेसिफिक डिजीज़ की बारी आएगी आपको 3-4 सिम्टम्स से ज़्यादा सिम्टम्स याद नहीं रहेंगे। तो लिखना कैसे है, कैसे वो पेज कवर अप करना है। 5 नंबर में एक मेडिसिन अगर आ रही है तो वो कैसे पेज भरना है। सबसे पहले तो ये बहुत कॉमन है, बहुत लोग बोलते हैं इस चीज़ को, टीचर्स भी आपको बताते हैं कि डिजीज़ सिम्टम, मेडिसिन सिम्टम, उसके बाद मोडेलिटीज़, पर ये हम फॉलो नहीं करते। तो सबसे पहले आपको मेडिसिन के जो अपने इम्पॉर्टेंट की नोट्स याद आ रहे हैं सब लिख लो, ठीक है। उसको भले ही अंडरलाइन कर लो, कुछ कर लो, पर स्पेस नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक सिम्टम के बाद एक लाइन छोड़ दी, ऐसा नहीं लगना चाहिए, पेज ही भरने, ठीक है। स्मार्टली काम करना है। और लाइन छोड़ने से अच्छा है कि फिर बिना लाइन छोड़े 4-5 लाइन ही लिख लो, ठीक है। पर लाइन छोड़ के 10 पेज लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपके मेडिसिन के सिम्टम्स आ जाएंगे, फिर डिजीज़ के सिम्टम्स आ जाएंगे, और फिर लास्ट में मोडेलिटीज़ आ जाएंगे। मोडेलिटीज़ आपको हर मेडिसिन की याद नहीं रहेगी। और हम जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते थे अपने कॉलेज टाइम पे वो ये था कि और क्योंकि हमें बताया गया था कि मैक्सिमम मेडिसिन चिली है, तो जिन जिन का हमें हॉट का पता था उसमें उसके अलावा हम हर मेडिसिन के नीचे एग्रावेशन कोड लिख लेते थे। कुछ चीज़ के इम्पॉर्टेंट एग्रावेशंस है। आर्सेनिक का टाइम मोडेलिटी है, सल्फर का 11 टाइम मोडेलिटी, आर्सेनिक का 1 to 2 है, AM PM बोथ, है ना। लाइको का 4 to 8 है। तो ये टाइम मोडेलिटीज़ है, अगर हमने पढ़ा ही नहीं है मटीरियल ढंग से तो हमें नहीं पता रहेगा, और फिर हम वहाँ पे मार खा जाएंगे उन चीज़ों में, ठीक है। और बहुत आसान थेरेप्स है सर्जरी का, गायनी का तो है ही। वो तो अगर आपने वो 15-20 मेडिसिन रट ली है, आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली गायनी ऑप्स में। गायनी ऑप्स में बेसिकली बच्चा कहाँ मात खाता है, अपना क्लिनिकल जो अपने सब्जेक्ट्स है, गायनी ऑप्स की जो मेन मटेरियल है, उसका मेन जो बुक्स हैं, वहाँ पे मार खा जाता है ऑप्स में स्पेसिफिकली। ऑप्स को हम थोड़ा लाइटली भी ले लेते हैं क्योंकि गायनी के बाद स्टडी करना शुरू करते हैं, गायनी हमें इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगती है, ऑप्स थोड़ा टफ साइड पे होता है, तो वहाँ पे मार खा जाता है बच्चा। पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अपना लेबर का मैकेनिज्म समझना और बहुत सारी चीज़ें। सर्जरी इज़ ऑन अ ईजियर साइड अगर आपको पैथो आता है तो। पैथो आती है तो आपने सर्जरी के ऑलमोस्ट आधे टॉपिक पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। सर्जरी की अप्रोच क्या है, जैसे वेरिकोज वेन में क्या अप्रोच रहेगी, वो चीज़ें, और वो बहुत ईजी चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। ENT और ऑप्थेल्मो में भी ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। अगर आपको पता है आइज़ के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, आइज़ के लिए डिस्चार्जेस अगर आपको पता है उस स्पेसिफिक मेडिसिन के, एलिम सिपा का पता है, यूफ्रेशिया का पता है, तो आपको उसमें भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ईयर में अगर आपको पता है बस निकल रहा है, अपना ASOM CSOM है, ठीक है, उस चीज़ में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं। कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती है हर डिजीज़ की, और वो ऐसा नहीं है, बहुत सारी डिजीज़ है, और वो यूजुअली पेपर में नाम से बहुत मुश्किल आती है। अपेंडिसाइटिस की आयरिस्टिनेक्स आपको नाम से बहुत मुश्किल से आएगी कि आयरिस्टिनेक्स लिखो, आपको पता है आयरिस्टिनेक्स है, वहाँ पे आपके नंबर बन जाएंगे अगर सिर्फ अपेंडिसाइटिस की मेडिसिन आई तो आपका सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन पेपर, फिर हमने सॉल्व किया है अपना मटेरिया मेडिका, उसके बाद हमने रिलेट करना है जो भी हम जो टॉपिक अपना पढ़ रहे हैं सर्जरी में, गायनी में, उसको साथ में रिलेट करना है हमने, ठीक है। अगर हम प्यूबर्टी पढ़ रहे हैं तो डिलेड और अर्ली प्यूबर्टी की मेडिसिन हमने कैलकेरिया वगैरह साथ में पढ़ लेनी है, अल्सर साथ में पढ़ लेने हैं, बर्न्स की साथ में पढ़ लेनी है, एक एक दो एटलीस्ट 2 मेडिसिन आपको एक चीज़ की पता होनी चाहिए, एक बीमारी की पता होनी चाहिए। 2 नंबर में कई बार ऐसे भी आ जाता है कि इस स्पेसिफिक कंडीशन की 2 मेडिसिन लिखो, तो वो इन चीज़ों में आ जाएगा। थेरेप्स बहुत ईजी है, अगर आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का मटीरिया मेडिका आता है कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। आई हैव सीन दो स्टूडेंट्स जिनके थर्ड ईयर में मार्क्स ही थेरेपेटिक्स की वजह से आए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज है मटीरिया मेडिका का स्पेसिफिकली थर्ड ईयर में, और वो आपको फाइनल ईयर में भी काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर मैं खुद की बात करूँ तो आई हैव in my entire 4 years I have scored
लीस्ट इन थर्ड ईयर कंपैरेटिवली मेरे खुद के स्कोर से मेरा लीस्ट स्कोर थर्ड ईयर का था। मेरे को मटीरिया मैं मार खा गई थी वहाँ पे, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। और ऐसा नहीं है कि आई हैवंट स्टडीड, आई हैव स्टडीड वेरी वेल, पर कोविड का टाइम था और बहुत सारी चीज़ें थी जो सब कंबाइन हो गई। और जनरली स्पीकिंग टिल प्री यूनिवर्सिटी आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट therapeutics. That was a very bad impression on everyone, on teachers, on myself also, कि मैंने ये क्या कर दिया, what I have done। तो ये चीज़ें आपको अभी से पता हो, शुरू में जब आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो, शुरू से कोई नहीं पढ़ता है। अगर टेस्ट के लिए कोई पढ़ रहे हो साथ साथ में पढ़ लो, कोई बात नहीं, पेपर आने वाले हैं, अभी भी टाइम है। नोट डाउन करने का टाइम नहीं है, हाईलाइट कर लो, बुक में हाईलाइट कर लो, नोट्स में हाईलाइट कर लो। 4-5 वही सिम्टम है, की नोट्स याद रख लो, बाकी आपको डिजीज़ आती है। हम सर्जरी गाइनी पे वैसे ही फोकस करते हैं, लाइट सब्जेक्ट्स पे वैसे ही बच्चा ज़्यादा फोकस करता है क्योंकि वो डरा हुआ होता है ना। तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। और थर्ड ईयर बहुत ही अच्छा ईयर है क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, सर्जरी गाइनी जैसे सब्जेक्ट्स है थर्ड ईयर में। और अगर आपको अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं तो उससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। सो आई होप आपको ये डिफ़िकल्टीज़ फेस ना करनी पड़े जो मुझे करनी पड़ी थी। इसमें ना लॉन्ग टाइम मैं आई नहीं हूँ ऑनलाइन। आई विल बी रेगुलर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आई विल ट्राई टू बी रेगुलर। schedule was a bit hectic. Do follow me on Instagram if any queries, DM there, or we'll see you in the next one. Bye bye for now. Bye.